नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं अनिली ठक्कर आप सभी का अच्छी खबर के इस अंक में स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। देश में बढ़ रहा छोटे शहरों का हवाई संपर्क। सरकार नियंत्रित एयर इंडिया क्षेत्रीय इकाई एयर अलायंस के संचालन में अगले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश के बरेली और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से शुरू होगी हवाई सेवा। अलायंस के मुख्य कार्य अधिकारी हरप्रीत सिंह एडी ने कहा कि वे इस महीने या फरवरी में सिंधुदुर्ग और बरेली से उड़ान सेवाएं शुरू कर सकते हैं। यह उड़ान सेवाएं आरसीएस योजना यानी कि रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज का हिस्सा नहीं होगी। इन दोनों शहरों के देश में हवाई यातायात के नक्शे पर आने से देश के सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 131। ओडिशा में झारसुगुड़ू से 12 जनवरी से बेंगलुरु और मुंबई परिवहन के लिए स्पाइस जेट की उड़ान सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। इसी महीने हिसार भी चंडीगढ़, धर्मशाला और देहरादून से हवाई यातायात से जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हुए खबर मिल रही कि भारत देश अब दुनिया में वैक्सीन निर्यात के लिए भी निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकेत है। कोरोना से जंग में भारत की ओर से दुनिया के 50 से अधिक देशों में पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तथा अन्य दवाइयों की आपूर्ति की गई थी। इसी तरह दुनिया के कई देश भारत से वैक्सीन की उम्मीद लगा बैठे हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ब्राज़ील तथा मैक्सिको जैसे देशों की तरफ से भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन को लेकर पूछताछ हो चुकी है। अन्य कई देश भारत में औपचारिक तौर पर वैक्सीन लगाने की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष दिनेश दुबे ने बताया कि वैक्सीन के निर्यात के लिए मैक्सिको की तरफ से सरकारी स्तर पर पूछताछ हो चुकी है। बांग्लादेश पहले से ही भारत की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। भारत में वैक्सीन लगाने की औपचारिक शुरुआत के बाद भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने वाले देशों में वैक्सीन का निर्यात सरकार की निगरानी में सीमित रूप से किया जा सकता है। अगली खबर है खेल जगत से। 1983 के महानतम क्रिकेट गेंदबाज तथा विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री कपिल देव जी का 62वां जन्मदिवस इस बुधवार 6 जनवरी को मनाया गया था। उनकी वर्षगांठ के अवसर पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली तथा युवराज सिंह जैसे कई दिग्गज ने उन्हें ट्विटर पर ट्वीट करके जन्मदिन की शुभकामनाएं तथा उनके आने वाले साल के स्वस्थ और कुशल रहने की शुभेच्छा दी। कपिल देव 1994 के दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। वह विश्व के दूसरे ऐसे गेंदबाज थे जिनके पास 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड था। भारत का इंटरनेशनली आने वाला दिनों में इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगा नज़र, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता दिख रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि इस समय भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश के कुल 21 स्टार्टअप यूनिकॉर्न की श्रेणी में शामिल है। इन स्टार्टअप का कुल पूंजी 73.2 अरब डॉलर से ज़्यादा है। दुनिया की 50 सर्वोच्च नवोन्मेष इकोनॉमी में शामिल हो चुका है भारत। कुछ अनुमानों के अनुसार 2022 तक 50 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो सकते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप उन कंपनियों को कहते हैं जिनकी कुल पूंजी 1 अरब डॉलर या उससे अधिक हो, तथा यूनिकॉर्न स्टार्टअप वह कंपनियां हैं जिनके यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने की क्षमता हो। इसके साथ हमें कोरोना वायरस को लेकर आईआईटी गांधीनगर एवं जीबीआरसी गुजरात के वैज्ञानिकों से मिली महत्वपूर्ण खबर। आईआईटी गांधीनगर और गुजरात के जीबीआरसी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन शुरू किया था। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 और जेनेटिक लोड के बीच का संबंध पता लगाने की कोशिश की थी। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि गैर पानी के जेनेटिक लोड की मात्रा और कोविड-19 के मामले की तादाद में गहरा संबंध है। उन्होंने पाया कि अपशिष्ट जल की निगरानी में 2 हफ्ते पहले ही कोरोना वायरस के मामले में होने वाली संभावित वृद्धि या कमी का पता लगा सकते हैं। अच्छी खबर का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा आगे आस्था के साथ। शुक्रिया।
शुक्रिया अनेरी। इन खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। देश विदेश की खबरें। जापान को कुशल कामगार मुहैया कराएगा भारत। देश के कुशल कामगार अब जापान जाकर अपना हुनर दिखाएंगे। जल्द ही भारतीय कामगारों के लिए कई क्षेत्र में जापान के दरवाजे खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जापानी भाषा का ज्ञान भी ज़रूरी होगा। जापान अपने यहाँ भारत के कुशल कामगारों को काम के अवसर देने के लिए राज़ी हो गया है। इसी तरह जापान के कुशल कामगार भी विशेष क्षेत्र में भारत में आकर अपनी सेवा दे सकेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारत और जापान सरकार के बीच हुई सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी दे दी गई है। जापान सरकार अपने यहाँ भारतीय कामगारों को निर्दिष्ट कुशल कामगार का दर्जा देगी। कृषि जगत में हो रहे संशोधन के बारे में खबर मिल रही है कि 50 साल बाद उगाई जाने योग्य फसलों के लिए जुटे विज्ञानी। जलवायु परिवर्तन को लेकर आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा असर कृषि क्षेत्र में होगा। फसलों पर असर होगा तो उत्पादन प्रभावित होगी। उत्पादन की कमी होने के कारण लोगों के जीवन और बाजार दोनों को प्रभावित करेगी। शोध से पता चला है कि 50 साल बाद भूजल स्तर और नीचे रहेगा, मिट्टी अधिक शुष्क होगी और फसलों पर बेमौसम बारिश की मार भी पड़ सकती है। इन चुनौतियों का हल खोजने के लिए अध्ययनशाला बनाई गई है। बीज की जीन्स भी सहेजी जाएंगी। रेलवे जगत की बड़ी खबर। मालगाड़ी के 4 बैग जोड़कर तैयार किया जा रहा है सुपर एनाकोंडा। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का तमगा प्राप्त कर चुकी शोषनाग और सुपर एनाकोंडा की ख्याति देश की सीमाएं लांघकर विदेशों तक जा पहुंची है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के ऑनलाइन व्याख्यान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने विद्युत ट्रैक्शन व भारतीय रेलवे में राइट पावरिंग के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। उपलब्ध संसाधन और थोड़ी सी जुगत से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी बनाई जा रही है। ये 251 वैगन वाली 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। टीवी शोज़ में नई खबर। वागले की दुनिया अब फिर घर में। वागले की दुनिया नई पीढ़ी नए किस्से पुरानी यादें ताज़ा करने की यात्रा पर ले जाएंगे। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाएगा। सोनी सब पर वागले की दुनिया को मिस्टर वागले और जूनियर वागले जीवंत करेंगे। शो परिवार की ऐसी कहानियां बयां करता है जिन्हें हमने पारंपरिक रूप से पसंद किया है। आम आदमी की यह कहानी प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। अनजान श्रीवास्तव ने यह कहा है कि वो हल्के फुल्के अंदाज वाली मज़ेदार कहानियों के साथ एक बार फिर हमारे दर्शकों का मनोरंजन करने का इंतज़ाम कर रही है। वागले की दुनिया ने 80 और 90 के दशक के आम आदमी के दिल को छुआ है और यहाँ नया वर्जन भी उनकी समस्याओं को लेकर सुलझाएगा। आगे रुख करते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। टाइगर की गर्लफ्रेंड दिशा बनेगी जैकी श्रॉफ की बहन। फिल्मों में कलाकारों को अलग अलग रिश्तों को निभाने का मौका मिलता है। यह उनकी निजी ज़िंदगी से बेहद अलग होता है। और बात करें सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की, तो खबर है कि इस फिल्म में दिशा पटानी अभिनेता जैकी श्रॉफ की बहन के किरदार में होगी, जबकि रियल लाइफ की दुनिया से बाहर निकलकर रियल लाइफ में दिशा जैकी के बेटे टाइगर की कथित गर्लफ्रेंड है। इससे पहले दिशा ने जैकी के साथ भारत पिक्चर में भी काम किया है, लेकिन उस फिल्म में दिशा और जैकी का कोई भी सीन साथ में नहीं था। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में उनके सीन्स साथ में होंगे। कोरोना के चलते यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई है और हाल ही में सलमान ने स्पष्ट किया है कि अगर सब ठीक रहा तो यह फिल्म ईद तक रिलीज़ हो सकती है। इन्हीं फिल्मी जगत की खबरों में जोड़ते हुए आगे बढ़े तो जून में रिलीज़ हो सकती है थलाइवी। अभिनेत्री कंगना रानौत ने हाल ही में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेत्री जयललिता बायोपिक की थलाइवी शूटिंग खत्म की है। हिंदी, तमिल और तेलुगु में बनी इस फिल्म को पिछले साल 26 जून को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सभी योजनाओं को रद्द करना पड़ा। हालांकि अब इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, तो निर्माता अब इसे नए सिरे से रिलीज़ करेंगे। जयललिता के बचपन के दौर से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र को समेटती हुई ये फिल्म होने के कारण इसमें भारी VFX का काम किया गया है।
कुछ परिस्थितियों को देखकर फिल्म की रिलीज करने की योजनाएं बनाई जा रही है। इन खबरों के साथ विराम लेते हुए उम्मीद है आपको यह भाग पसंद आया होगा। अगली खबरों में हम अपने सहपाठियों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।